हारिस, बाकी बच्चों को लिंक सेंड कर दिया था मीटिंग का, न्यू मीटिंग का? अगर कर दिया तो बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए, क्या रीजन है? उनको रीसेंड कर दें, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करें कि ऑनलाइन आ जाए। 4 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके हैं। चैप्टर 11 देख लिया 550 का। चैप्टर 12 देखा जिसमें ISA 610 देखा, 620 देखा। चैप्टर 13 दैट इज टोटली एथिक्स। चैप्टर 14 में हमने 7 स्टैंडर्ड्स देखे, जिसके अंदर 560, 580, 570, 700, 701, 705, 706। इन स्टैंडर्ड्स में आपको कोई ना तो कॉन्सेप्चुअली मसला होना चाहिए, और बुक का भी आपने जितनी भी मैंने चीज़ें आपको मार्क करवाई हैं, वो पॉइंट्स हैं, आपको वैसे ही याद करना है। किसी का कोई सवाल है अभी तक तो वो पूछ लें मुझसे। कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 15, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स। उससे पहले हम पीछे से ज़रा रिवाइज करते हैं कि एक बेसिक जो स्ट्रक्चर था। हमें पता था कि आईफैक जो है, जो कि हमने चैप्टर 1 में देखा, आईफैक दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेंसी थी, जिसके 4 बोर्ड्स थे। एक बोर्ड था जी आपका IAASB, that is International Accounting and Assurance, International Auditing and Assurance Standard Board। दूसरा इसका बोर्ड था जी IAESB, that is International Accounting and Education Standard Board। हमने पढ़ा था IESB,
दैट इज इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। ये आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी सारा स्ट्रक्चर देखा हुआ है। मैं जैसे उसको थोड़ा रिवाइज करवा के आपको अब लिंक करूंगी कि हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। इसके बाद था इफ्सास बोर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये बी जहाँ जहाँ पे भी है इसका मतलब बोर्ड ही है। और यहाँ पे जो है ये ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड एजुकेशन है, यहाँ पे एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स है, और इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अच्छा, ये 4 बोर्ड थे जिसकी इतनी उसने डिटेल तो आपको चीजें नहीं बताई जितनी डिटेल उसने IAASB का बताया। इसे कहा अब ये जो जितने भी 4 बोर्ड्स हैं ये इन बोर्ड के कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड जो आपके IFRS होंगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो सारे ये बोर्ड इशू करता होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इसकी होगी। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, तो एथिक्स के जो स्टैंडर्ड्स आप नजर आ रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे इसका मतलब ये वाला बोर्ड इशू करता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो में कंपनीज वर्क कर रही होती हैं तो उसके स्पेशल किस्म के अकाउंट्स बनते हैं। तो उसने कहा इसके लिए हम एक सेपरेट बोर्ड बनाते हैं जो कि अपने सेपरेट स्टैंडर्ड्स इशू करेगी और बताएगी कि हमने इम्प्लीमेंट किया और इसकी जिम्मेदारी ये होगी। अब ये जो IAASB बोर्ड है इसका प्योरली नाम क्या है जी? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड नजर आएंगे, IAASB जो स्टैंडर्ड इशू करेगा वो प्योरली रिलेटेड होंगे ऑडिटिंग या एश्योरेंस, तो उसको ऑडिटर ही यूज कर सकता है और किसी के काम के ये नहीं होंगे। उसमें जब हमने फर्दर देखा था कि IAASB आगे 5 स्टैंडर्ड्स इशू करता है। एक होते हैं जी ISS जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। के अंदर वो इशू करता है ISREs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। फिर वो करता है जी इंटरनेशनल ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। होता है ISAE। कुछ ऐसे इंगेजमेंट्स भी होती हैं जो अश्योरेंस तो होती हैं लेकिन वो ऑडिटिंग और रिव्यू में फॉल नहीं करती, तो उसके लिए कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट हम ओवरऑल कह देते हैं, उस पर वो स्टैंडर्ड्स लगेंगे। और एक होते हैं ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। IAASB ये 5 स्टैंडर्ड इशू करती है, इसको इम्प्लीमेंट करती है। अथॉरिटेटिव जो ये बोर्ड है IASB, ये 5 आगे स्टैंडर्ड फर्दर इशू करते हैं। अब आपको अगर याद हो ये जितने भी ISS पढ़ रहे हैं वो इसके तहत पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISS। जैसे ISA 200 देखा हमने, ISA 210 देखा, ISA 550 देखा दैट इज रिलेटेड पार्टी, ISA 560 देखा दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट, ISA 580 देखा जो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन, ISA 700 देखा दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ISA 701 देखा दैट इज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन एन ऑडिट रिपोर्ट, ISA 705 देखा कि मॉडिफिकेशन टू ऑडिट ओपिनियन, ISA 706 देखा एम्फसिस मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ISA 610 देखा कि अगर आपने इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज करना है तो क्या करना है, ISA 620 देखा कि एक ऑडिटर का एक्सपर्ट होता है। अभी तक हम ये वाले स्टैंडर्ड कवर कर चुके हैं।
और ये सारे के सारे किसने इशू किए हैं? ये आईएसएस, एक मोटी बुक होती है आईएसएस के नाम से, ये 5 बुक्स इशू की जाती हैं। आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ एक ये है आईएसएस, और एक ये आईएसआरई का थोड़ा सा पोर्शन। बाकी ये जितने भी हैं ये वाले बाकी स्टैंडर्ड्स, ये आप जाके अपने CFAB लेवल पे पढ़ेंगे, दैट इज फाइनल। ये फाइनल जब आप देख करेंगे तो वहां पे आप करेंगे। अभी के लिए आपको आईएसएस डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, और आईएसआरई में 2 आगे स्टैंडर्ड होते हैं, 2400 और 2410, जिसमें से आपके सिलेबस में उसने सिर्फ और सिर्फ 2400 डाला है। अभी पहले 2410 भी होता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में उसने चैप्टर में 2410 निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ 2400 रह गया। तो अगर आपको 5 पेपर मिले तो वो 2410 और 2400 दोनों से उसने मिला के पूछे हुए हैं। तो जबकि अभी आपसे जो टेस्टिंग की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 2400 में से की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप है, पर्टिकुलरली ISA 550, 560, 580, 700, 701, 705, 706, 610 और 620, इफेक्टिवली कह लीजिए चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 14। अगर आपको इन 3 लास्ट चैप्टर्स पे ग्रिप है अच्छी, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो चैप्टर 15 इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे उसमें जस्ट रिपीटिशन हो रही है, सिर्फ फर्क कुछ कुछ चीजों पे आएंगे, बाकी ये आपके इन्हीं स्टैंडर्ड्स का नॉलेज यहाँ पे यूज किया जाएगा। अच्छा, अब हम इसको जरा पास्ट पेपर के एनालिसिस में देख लें कि हम जरा कहाँ पे खड़े हैं। ये जो चैप्टर अभी 15 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स, ISRE 2400, ये हमारे, अगर हम ग्रिड में देखें तो ये हम ग्रिड में कहाँ पे फॉल करते हैं? ये स्क्रीन दिख रही है जी आपको पास्ट पेपर की? 3 ग्रेड्स हैं, देखिए, सॉरी टोटल 5 ग्रेड्स हैं। जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, जिसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से फ्रॉड है। चैप्टर 2 के भी 2 पोर्शन है, 210 और एथिक्स। 210 आपकी ग्रेड 1 के अंदर फॉल करता है, और जो एथिक्स है वो आपकी लास्ट ग्रेड में फॉल करता है, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। उसने एक सेपरेट ग्रेड बनाई 10 से 15 नंबर की, जिसमें उसने चैप्टर 2 का कुछ एथिक्स का पोर्शन डाला और चैप्टर 13 डाला। ये लास्ट वाली ग्रेड हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेड 1 भी कंप्लीट कर ली है सिवाय फ्रॉड के। ठीक है जी। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग पे आते हैं, तो चैप्टर 14 में जो आपका ISA 700 है, 701 है, 705 है, 706 है और 570 है, दैट इज गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न, ये आपके जो हैं, ये आपके परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग में आते हैं, दैट इज लास्ट। अगर आप ये देखें जिसमें से 19, 20 और ये आपको नजर आ रहा है ये। और जब हम स्पेसिफिक एरियाज में आते हैं तो इन टोटल आपको 20 से 25 नंबर का यहाँ से टेस्ट किया जाएगा। हम आप देखेंगे जी, हमने स्पेसिफिक पोर्शन में काफी जो है चीजें कंप्लीट कर ली हैं, दैट इज चैप्टर 14 हमने सब्सिक्वेंट इवेंट और रिटन रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, 560 और 580। चैप्टर 11 550 रिलेटेड पार्टी कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 12 ISA 610 और 620 आप रिलाई कर रहे हैं ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, इंटरनल ऑडिट और ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे, ये भी कंप्लीट कर लिया। और फिर आगे है जी चैप्टर 15, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ये कोई इतनी लंबी जोड़ी चीज नहीं है। आप देखेंगे पिछला नॉलेज आपके पास सारा है, तो ये सारा का सारा पिछला नॉलेज यहीं पे यूज हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इन 3 स्टैंडर्ड को मैंने आपको अगेन पहले भी बताया था, इन 3 चैप्टर्स को मैंने इसलिए ऐसे सेपरेट कलर दिया हुआ है कि क्योंकि वो चैप्टर 1, चैप्टर 12 और चैप्टर 15 में से एक तो प्योरली तो नहीं, नॉलेज बेस्ड सवाल पूछ रहा होता है, जो जिसके आपको आंसर तकरीबन तकरीबन बुक से मिल जाते हैं, वरना ऑडिट के पेपर के आंसर्स आपको बुक से नहीं मिलते। ये एक बड़ी एक डिसएडवांटेज कह लीजिए इस पेपर का, ये एक मुश्किल चीज कह लीजिए ऑडिट के पेपर की, आपको बहुत जल्दी आंसर्स क्लियरली बुक के अंदर से नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अलग से पास पेपर्स को याद कीजिए। ठीक है,
तो कुछ ही पास पेपर्स होंगे आगे, बल्कि जितनी भी नेक्स्ट अब अटेम्प्ट्स आ रही हैं, जितना भी वो नेक्स्ट फर्दर हम अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करते हैं, तो वो चैप्टर में से सिर्फ बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट देखता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए चैप्टर में से एप्लीकेशन जो है वो आपको बुक से नहीं आप सीख सकते। आपने उस स्टैंडर्ड को अप्लाई कैसे करना है ये आप 5 पेपर से सीखेंगे, उन क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चंस को भी समझ लीजिए कि अलग से अब आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं ना 11, 12 और 15, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्लियरली आपको तकरीबन आंसर आपको 70 टू 80% जो आंसर्स हैं वो आपके बुक के अंदर से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम उठाएंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये शायद आपको आंसर्स आपको बिल्कुल एज इट इज वैसी 580 में से नहीं मिलेंगे। 580 में से तो क्लियरली सवाल आता है जी आपका कह लीजिए नॉलेज बेस कुछ कुछ होता है, सिनेरियो बनाए होते हैं उसने, ठीक है जी। तो ये चैप्टर इसलिए किया कि ये इजी मार्क्स गेनिंग एरियाज हैं। इन तीनों को अगर आप करें तो इसमें वो कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल पहले तो उसको वो बनाता ही नहीं, वो उसने इसको इन 3 चैप्टर्स को रखा हुआ है जी इजी अप्रोच के लिए। अगर वो सिनेरियो बनाता भी है उसका आंसर आपको बुक के अंदर से मिल जाता है। ये 3 चैप्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए। 550 के हमने 5 पेपर भी देखे थे, 610 और 620 के भी देखे थे, तो कुछ कुछ 1-2 सवालों के बाकी हमें सारे आंसर मिल जाते हैं। ये जो प्रोसीजर्स अंदर वो पूछ लेता है ना, प्रोसीजर्स आपको खुद याद करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो शुरू से कह रहा है ऑडिटर लगाएगा, तो स्टूडेंट्स भी ऑडिटर ही बनने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसे यहाँ पे भी लगाना है। रिव्यू एंगेजमेंट्स अगेन नॉलेज बेस्ड सवाल, और इसका देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए जरा कितनी थोड़ी है। बस उसने लास्ट में कुछ तकरीबन 4 टाइम से पूछा हुआ है और अभी तक उसने इस स्टैंडर्ड में से लास्ट टाइम ऑटम 17 में पूछा हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा। तो देखिए ये कह लीजिए अगर कभी आ गया चांस पे है तो हम इसको कवर कर लेंगे, और अगर वो सवाल पूछेगा भी, ये जितने की 5 पेपर हैं इसको चैप्टर के एंड पे देख लेंगे। ये कोई ऐसा ट्रिकी सवाल नहीं है, सीधे सीधे बस आप चैप्टर अगर रिवाइज किया होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, याद किया होगा, ये सवाल आप इजीली कर सकते हैं। जैसे एथिक्स आपके लिए इजी मार्क्स गेनिंग एरिया है, ग्रेड 1 आपके लिए इजी मार्क्स गेनिंग एरिया सिवाय फ्रॉड के, बाकी सारे इजी मार्क्स गेनिंग एरिया है। और इसी तरह ये चैप्टर 11, 12 और 15 आपके इजी मार्क्स जो है वो गेनिंग एरियाज हैं। और जो चैप्टर 5 आगे हम देखेंगे आईटी रिलेटेड कंट्रोल, इसमें तो आप देखेंगे उसने हर बार सवाल पूछना ही पूछना है। तो ये भी आप कह लीजिए लगता आपको, क्योंकि हम आईटी के बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें लगता मुश्किल है चैप्टर, लेकिन होता वो नॉलेज बेस ही है। अगर चीजें याद की होंगी तो ये आंसर भी, ये पेपर भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो प्योरली अगर हम एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन आपकी रह जाती है 580, 560 में, आपके एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन में, और बाकी ये जो चैप्टर 3 आता है रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिकली फ्रॉड, इस तरह की चीजों में आपकी क्लियरली जो है वो एप्लीकेशन रह जाती है। बाकी आपके चैप्टर जितना पेपर आपका नॉलेज बेस्ड है उतना पेपर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो नॉलेज बेस्ड भी आपको बताया था ऑडिट में बिल्कुल सेम ऐसे सवाल नहीं आ जाएंगे कि आराम से हो जाएंगे। ओके, हम अब आते हैं जी, मैंने आपको ये एनालिसिस करा दिया ताकि हम फेमिलियर हो जाएं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो हम स्पेसिफिक एरिया में चैप्टर 15 अभी रिव्यू एंगेजमेंट करने लगे हैं, और इसका हमने जब एनालिसिस देखा, फ्रीक्वेंसी देखी, तो हमने देखा कि लास्ट 4 अटेम्प्ट्स तक आया हुआ है, इससे ज्यादा उसने टेस्टिंग कोई खास की नहीं हुई। तो जितने भी इसके सवाल आए हुए हैं वो हम देख लेंगे किस तरह का सवाल पूछ रहा है। ये वन टाइम हमारी एफर्ट होगी, ये हमारे रिस्क को कवर करने के लिए ये 3 चैप्टर्स उसने रखे हुए हैं। ये 3 चैप्टर्स एथिक्स, और ये जो ग्रेड 1 है इजी पोर्शन है 210 और चैप्टर 1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया आईफैक 4 बोर्ड्स हैं आईफैक के अंडर जो वर्क कर रहे हैं। उन्हीं आईफैक के अंदर एक IAASB बोर्ड है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि आगे फर्दर 5 स्टैंडर्ड्स इशू करता है। और उन 5 स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा ISS होते हैं, ISREs होते हैं, ISRS होते हैं, ISAE होते हैं, ये याद कर लीजिए, ये आपका चैप्टर 1 भी तैयार हो रहा है। ISQC होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ISS तो हम देखते ही जा रहे हैं, ये हमने ISS देखे। अब हम ISRE का सिर्फ एक चैप्टर हमारे सिलेबस में डाला, एक स्टैंडर्ड बल्कि छोटा सा डाला 2400, उसको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी ये जो 2410
इन डिटेल इन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप डिटेल्ड में जाके अपने C5 लेवल पे देखेंगे, एडवांस ऑडिटिंग जब आप जाएंगे अपने CA फाइनल पे। अच्छा जी, रिव्यू से पहले अगर आपको मैं बता दूं तो मैंने शुरू में एक और आपको छोटा सा चार्ट बनवाया था कि अगर मैं इन्हीं स्टैंडर्ड को 2 कैटेगरीज में तोड़ दूं तो मैं 2 कैटेगरीज में ऐसे तोड़ती हूँ। एक होती है हमारी अश्योरेंस इंगेजमेंट्स, दूसरी का नाम क्या बताया था जी? बच्चा कोई बताए जी जो मुझसे शुरू से क्लास पढ़ रहा है। बताइए। तो मैं ये समझू किसी को नहीं आता। हाँ जी अनिका, बिल्कुल ठीक है। मैंने नॉन इंश्योरेंस बताया था, ये रिव्यू नहीं है माजिद, रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है। अभी बताती हूँ रिव्यू कहाँ पे फॉल करती है। मैंने एक दूसरी कैटेगरी बताई थी, नॉन अश्योरेंस, जो कि नॉन अश्योरेंस है। ऐसा आपके कहीं लिखा तो नहीं हुआ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन मैंने आपको एक कैटेगरी बताई, एक अश्योरेंस होती है, एक होती है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट को आपके जो बुक्स में यूज किया गया है उसको कहा है जी रिलेटेड सर्विसेज। उसने जो नाम यूज किया वो ये यूज किया, रिलेटेड सर्विसेज। एक होती है आपकी इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स और एक होती है नॉन इंश्योरेंस जो होती है रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, अब पहले ये अश्योरेंस एंगेजमेंट समझिए। इंश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट होती है, नाम से नजर आ रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को अश्योरेंस दे रही है, किसी चीज पे तसल्ली दे रही है। तो और आपको याद हो अश्योरेंस एंगेजमेंट की आपने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, तो मुझे बताएगा उस एलिमेंट्स का मैंने एक निमोनिक बनाया था, उस निमोनिक का सिर्फ नाम बता दें मुझे। बोल के बता दीजिए काइंडली, मैसेज नहीं मैं पढ़ सकती। हाँ जी, ये था जी क्रस्ट। C for criteria, R for report, E for S for evidence, great, S for subject matter, T for parties। आपने कोई third party relation है कि नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स अगर इसके अंदर पूरे हैं तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है। अगर ये 5 एलिमेंट्स नहीं है, एक भी मिसिंग है, तो फिर ये नॉन एश्योरेंस में चली जाएगी, मतलब रिलेटेड सर्विसेज। 2 पार्टीज की जगह 3 पार्टीज की जगह 2 पार्टीज हो जाती हैं। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट में जब हम देखते हैं, ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है। बताइए जी, ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ओके, एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हम एश्योरेंस दे रहे हैं, ऑडिटर्स एश्योरेंस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि वो जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही हो रही। इसका अप्रोप्रिएट कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया क्या है? बताइए। आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी क्राइटेरिया के तहत बनी गई है ना, तो आईएफआरएस को क्राइटेरिया भी होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया मिसिंग है तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। आर क्या है जी? रिपोर्ट। आपने एंड पे रिपोर्ट देनी है या बस हवा में बातें करनी है? रिपोर्ट देनी है। ई एविडेंस लिए बगैर आपने ऑडिट कर देना, या ऐसे ही एविडेंस चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा। एस क्या है? सब्जेक्ट मैटर। आपने किस चीज का ऑडिट करना है, सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और 3 पार्टीज का होना जरूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है ना। 3 पार्टीज, 2 पार्टीज हो जाती है तो फौरन वो इंश्योरेंस की जगह रिलेटेड सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे आता है जी इंश्योरेंस एंगेजमेंट में भी आगे 2 हम देखेंगे। एक तो है और जो आपके सिलेबस में से तो वो आपको बता रही हूँ। एक ये होती है आपकी ऑडिट और एक होता है रिव्यू। ऑडिट होता है जी बड़ी
आप ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीटिशन कर रही हूँ, अभी रिवाइज करा रही हूँ, अभी नई चीज कोई नहीं पढ़ा रही है आपको। और रिव्यू क्या था? कोई एक डिफरेंस बता दीजिए मुझे ऑडिट और रिव्यू में, कोई भी एक डिफरेंस। मैम लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। बिल्कुल, ऑडिट में हम कौन सी एश्योरेंस दे रहे होते हैं जी, नेम बताइए। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जिसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। आपने हाई एश्योरेंस नहीं यूज करना वर्ड, आपने कहना रीजनेबल एश्योरेंस। जबकि रिव्यू के अंदर हम क्या कौन सी एश्योरेंस दे रहे होते हैं, बताइए। लिमिटेड। लिमिटेड एश्योरेंस का ये वर्ड हमने देख लिया। एक और डिफरेंस हमने पढ़ा था, रिवाइज करा रही हूं अभी सिर्फ। यहाँ पे आप पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं, कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपसे पूछा तैयारी हो गई पेपर की, मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, दिस इज अ पॉजिटिव एश्योरेंस। नेगेटिव एश्योरेंस होती है रिव्यू में, क्या होती है जी, ये भी पढ़ चुके हैं हम, बताइए। आपसे पूछा जी पेपर की तैयारी हो गई है, आपने सीधा सा जवाब नहीं दिया पेपर की तैयारी अच्छी हो गई, ये नहीं कहा, बल्कि कहा बस इतनी हो गई है कि शायद फेल ना हो सकूं, बस इतनी हो गई है कि फेल ना हूं। तो कहते हैं ये एक नेगेटिव एश्योरेंस दी है आपने कि बस कह रहे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और जब इसको यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू फ्रेज यूज करते हैं। यहाँ पे कहा हम कहते हैं कि देखिए नथिंग हैज कम टू ओवर अटेंशन, हमारी जो है हमें कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आई दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। दो नोट आ गए हैं इसके अंदर। शुरू में कहा कि देखिए हमारी नजर में तो ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे हमें ये लगा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। ये अश्योरेंस लिमिटेड है, यहाँ पे आपको कम अश्योरेंस मिलती है शेयर होल्डर्स को, जो भी है जिसको अश्योरेंस दी जा रही है, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव और एक बड़ी अश्योरेंस मिलती है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है जी, 100%। 100% तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, हम भी इंसान है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो देते हैं। देखिए मेरी तरफ से बेस्ट है, बाकी आपको पता है कुछ थोड़ी बहुत होती हैं चीजें, तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये एक डिफरेंस था। अब एक और डिफरेंस मैं आपको कुछ 2-3 आइडेंटिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे हमने वर्ड देखा था जी ऑडिटर, जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है हम उसको कहते हैं ये ऑडिटर है, ऑडिट है। और जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है वो कौन होता है जी, ऑडिटर। यहाँ पे उसने कहा चूंकि डिटेल्ड में ये ऑडिट तो हो नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे टर्म ऑडिटर तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिव्यू जरूर हो रहा है, चेकिंग जरूर हो रही है, लेकिन ये एक चेक जरूर हो रहा है, रिव्यू कर रहे हैं चीजों को, चेक जरूर कर रहे हैं, रिव्यू जरूर हो रहा है, लेकिन ये ऑडिट नहीं हो रहा, डिटेल एग्जामिनेशन नहीं हो रही। तो हमने कहा कि फिर हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो प्रैक्टिशनर का यूज करें। ठीक है जी, प्रैक्टिशनर एक याद कर लीजिए टर्म, ऑडिटर यूज नहीं करनी है। ऑडिटर सिर्फ तभी करनी है अगर वो ऑडिट कर रहा है, अगर ऑडिट नहीं कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिव्यू करके एश्योरेंस दे रहा है, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा है, लेकिन एश्योरेंस जरूर दे रहा है, तो कहा प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करेंगे हम कलेक्टिवली, ऑडिटर नहीं करेंगे। फिर कहा यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रोसीजर लग रहे होते हैं, हम पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन में जाके सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लगाते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे उसने कहा आपको कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, आपने सिर्फ इंक्वायरीज करनी है, पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एनालिटिकल निकला है जी एनालिसिस से, एनालिसिस भी आपको पता है ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीजों के एनालिसिस देखने होते हैं, ये भी कोई डिटेल चीज नहीं होती। तीसरा उसने कहा जी ऑब्जर्वेशन करनी है,
और चौथा उसने कहा छोटी सी इंस्पेक्शन भी कर लेनी है। बस ये 4 प्रोसीजर है जो रिव्यू में किए जाएंगे, जबकि ऑडिट में तो लंबे चौड़े प्रोसीजर आपको पता ही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव में फिर आगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। वो तो हमने फर्दर इसमें डिटेल प्रोसीजर एक पूरी अप्रोच लगानी होती है, जबकि रिव्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रोसीजर्स आएंगे। आज सवाल हमने करना है तो वो आप रखिएगा, एंड पे हम 20 मिनट्स जो है सवाल के लिए रखेंगे, 10 मिनट हम मजीद इस पे लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं, हमने समझ लिया जी सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम, जो अश्योरेंस है वो तो हमने देख लिया। नॉन अश्योरेंस में उसने कहा कि मैं आपको कलेक्टिवली, अच्छा अब ऑडिट के लिए हम कौन से स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं बताइए? ISS, ISS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और रिव्यू के लिए बता दीजिए। ISRS, REs, ISR, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। तो ये हमें दो नजर आई जो कि इसी के अंदर कवर होते हैं। ये जो एक है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, ये होते हैं ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी कोई ऐसी इंगेजमेंट आती है जो एश्योरेंस होती है लेकिन ऑडिट और रिव्यू नहीं होती, उसके अंदर ही यहीं पे वो भी आते हैं ISAEs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, तो मैंने इसका जिक्र नहीं किया। तो पहले तीन पहला, दूसरा और चौथा स्टैंडर्ड ये हमारे कवर हो जाते हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट में। बाकी आपके के कौन से बचते हैं जी? रिलेटेड सर्विसेज ISRS, इसके लिए एक पूरा जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं ISRS, और ISQC के लिए अलग से स्टैंडर्ड है। अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ नॉन एश्योरेंस की बात करूंगी। ISRS, इसमें उसने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में 2 तरह की इंगेजमेंट्स आती हैं। एक होती हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, नाम याद कर लीजिए बस, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसके आगे फर्दर आपने डिटेल कोई नहीं यहाँ अपने सिलेबस में पढ़नी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइलेशन इंगेजमेंट। रिलेटेड सर्विसेज में 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज। ये एक तरह का बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन, और ये किसके तहत पढ़ेंगे आप? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज जो स्टैंडर्ड्स होंगे उसके अंदर आप ये डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगेन आप इसकी जो डिटेल है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक के अंदर ही देखेंगे, लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डिटेल है वो आप जाके देखेंगे अपने CFAB लेवल पे, दैट इज CA फाइनल। ओके जी, हमारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं हम चैप्टर पे। अच्छा देखें बच्चे, लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें मेरे ये नोट्स डिलीट हो गए थे, कोई रीजन हो गई थी, तो अगर आप साथ साथ पिक्चर ले लें तो अच्छी चीज है, वरना बाद में कोई इशू क्रिएट हो जाता है। तो सम टाइम तो मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर इशू कर लेती हूँ, लेकिन सम टाइम जैसे मैंने पिछले आपके साथ नोट्स सैटरडे के शेयर नहीं कर पाई, बच्ची ने मुझसे रिक्वायर किया था तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं इवन कर पाई, मेरे नोट्स मिले नहीं मुझे। मैंने यहाँ पे फाइल बहुत ढूंढी लेकिन मुझे वो फाइल मिली नहीं। तो आप इसको देख लीजिए, मैं साथ ही कोशिश करूंगी कि आपको सेंड कर दूं। चैप्टर पे आ जाइए। पेज बताते हैं मुझे? चलिए, हमने समझ लिया ऑडिट और ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये आप घर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सिर्फ आप यहाँ पे अभी ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये जो रिव्यू ऑफ डाटा मैंने लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, ये रिव्यू में आता है ISRE में। और ये जो नीचे 2 पॉइंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और कंपाइलेशन, ये आपके
नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट में आता है दैट इज रिलेटेड सर्विसेज, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने रिव्यू को आगे फर्दर डिटेल में देखना है। रिव्यू की डेफिनेशन को जरा गौर से पढ़ें। उसने कहा कि रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप करते हैं तो इसमें आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, आपने लिमिटेड अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है प्राइमरीली बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डिटेल याद कर लीजिए इस डेफिनेशन को। इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपने लिमिटेड अश्योरेंस लेनी है, यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस नहीं। पहला डिफरेंस हमने देख लिया कि रिव्यू के अंदर आपने लिमिटेड अश्योरेंस लेनी है, और कैसे आपने इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनी है कि नहीं बनी, और फिर आपने रिपोर्टिंग करनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा आपसे सवाल है, जब आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखे थे, उसमें हमने देखा था कि जब हम बिल्कुल ऑडिट शुरू करते हैं, एक होती है आपकी प्री प्लानिंग फेज, एक होती है प्लानिंग फेज, एक होती है एग्जीक्यूशन फेज, एक होती है कंक्लूजन फेज। तो कोई मुझे बताएगा प्लानिंग में, प्री प्लानिंग में क्या था? प्री प्लानिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंक्लूजन या फिर फाइनलाइजेशन। माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रही थी बच्चों के? मैं मैसेज बार बार नहीं रीड कर सकती। 309 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा माजिद, ये 309 क्या है मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा, आपने मुझे चैप्टर का पेज बताया, ठीक है जी। कोशिश करें माइक अनम्यूट करके मुझे बता दें, मुझे वापस जाके तो देखना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है जी। प्री प्लानिंग, अभी ऑडिट शुरू करने से पहले आप कुछ चीजें कर रहे होते हैं, उसी में आपके एथिक्स तो चूंकि पूरे आपके थ्रू आउट ऑडिट आपके चल रहा होता है। प्लानिंग में आपके बाकायदा ISA 315 आप शुरू कर देते हैं ऑडिट, बिल्कुल। और एग्जीक्यूशन में आप बाकायदा अपने प्रोसीजर लगाते हैं, जिसमें आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आते हैं और आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आते हैं, और इसके अलावा आपके टेस्ट ऑफ डिटेल आते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर आते हैं। और कंक्लूजन के अंदर आपको याद ही है कि कितने ज़्यादा स्टैंडर्ड आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ISA 560, ISA 580, ISA 570, ISA 700, ISA 701, पूरा चैप्टर 14 ये आपके कंक्लूजन में फॉल करता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन आप ऑडिट के शुरू में नहीं बना सकते, ये आपको ऑडिट के एंड पे ही पता चलेगा मुझे किन किन बातों पे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है। 560 ऑडिट के शुरू में नहीं कर सकते। 560 तभी अप्लाई होगा जैसे जैसे आपके दिन गुजरेंगे, इवेंट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, तो ये कंक्लूजन पे चीजें चलती हैं। रिपोर्ट आप एंड पे बनाते हैं, रिपोर्ट आप पहले दिन ही नहीं बना लेते। एग्जीक्यूशन में आपके सारे प्रोसीजर चल रहे होते हैं, ये एग्जीक्यूशन में आप प्रोसीजर्स लगा रहे होते हैं। और ये जो प्लानिंग होती है, यहाँ पे आप रिस्क असेस कर रहे होते हैं, कंट्रोल्स टेस्ट कर रहे होते हैं कि देखते हैं कि जी देखें ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है ना, ये यहाँ पे इफेक्टिवली पार्ट आता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके ही आप देखते हैं कि जी हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, हम अपने प्रोसीजर कितने लगाएं। ये जो यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली इधर आप सारी की सारी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, वो सारा काम कर रहे होते हैं। और प्री प्लानिंग के अंदर आपका आता है जी 200, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि हम ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव कर लें। और 210 जिसके अंदर आप देखते हैं एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो आप जो टर्म्स एग्री करते हैं मैनेजमेंट के साथ और प्री कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, वो आप पढ़ते हैं जी ISA 210 के अंदर, जो कि आपकी ऑडिट शुरू होने से पहले ही आपको इन स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करनी पड़ती है। 210 अगर आपको याद हो तो आप ऑडिट शुरू करने से पहले मैनेजमेंट के साथ कुछ टर्म्स तय करते हैं। उन टर्म्स के बारे में आप कहाँ पे लिखते हैं, वो मुझे बताएंगे? वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट का नेम क्या होता है जहाँ पे आप ये टर्म्स लिख रहे होते हैं? बता दीजिए काइंडली, मुझे कोई रिस्पॉन्स दे दिया करें।
engagement letter. जिसको लेटर ऑफ एंगेजमेंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स लिखे होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रिंसिपल कंटेंट्स होते हैं और कुछ एडिशनल होते हैं। प्रिंसिपल कंटेंट्स होते हैं जो कि जिसको मैंने निमोनिक का नाम दिया था, सॉरी, एस मीन स्कोप, ओ मीन ऑब्जेक्टिव of the audit, R mean responsibilities of auditor, responsibility of management, I for identifying, underlying, कुछ याद नहीं है आपको पीछे से, अंडरलाइंग फ्रेमवर्क। हाँ जी, आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, ये सारी बातें आपने एंगेजमेंट लेटर में पहले लिख ली। और ई फॉर एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। रिपोर्ट के एंड पे आपने जो रिपोर्ट इशू करनी है 700 के तहत, उसका रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीजें आपने 210 में तय कर ली। अब मैं आपको जब रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ाने लगी हूँ तो मैं क्यों आपको ये सारा रिवाइज करा रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिव्यू होता है वो भी कोई नई चीज नहीं है। आपने इसी तरह 210 जैसे इसमें स्टैंडर्ड्स के बाकायदा नेम है, वहां उसने इनको प्रोसीजर्स का नेम दे दिया है। एक ही स्टैंडर्ड के अंदर इन सारे स्टैंडर्ड्स को कवर करके लिख दिया है कि ये प्रोसीजर्स हैं। 210 में सबसे पहले आपने रिव्यू शुरू किया, जैसे आपने ऑडिट की टर्म्स तय की थी इसी तरह आपने रिव्यू की भी टर्म्स तय करनी है 210 के तहत। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं आपको बता रहा, आइए सारी एक ही स्टैंडर्ड है रिव्यू एंगेजमेंट पे जो आपको बता रहा है, जबकि ऑडिट करते हुए अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे जो आपको बता रहे थे कि इस पे आपने ऐसे करना है, इस पे आपने ऐसे करना है। ठीक है जी, तो पहला उसने कहा जी प्रोसीजर, मैं आपको ISRE के अंदर जो पहला प्रोसीजर बताऊं तो आपका पहला प्रोसीजर क्या है, आपने टर्म्स तय करने हैं, टर्म्स ऑफ रिव्यू इंगेजमेंट। अब यहाँ पे आप ऑडिट नहीं लिखेंगे, तो उसने कहा आपने टर्म्स तय करनी है और वो कहाँ पे करनी है, इंगेजमेंट लेटर अगेन इसका भी बनेगा। ये इसने बात बताई आपकी बुक के अंदर, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये बात उसने की, ये वाली इंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप एक एडिशनल देखेंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ, ये जो थे ये पहले नहीं थे ऑडिट के। अगर आप एंगेजमेंट लेटर बनाएं, ये रिव्यू का आप अगर एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं तो ये सिर्फ ए और एफ पॉइंट जो है सिर्फ इसी के अंदर है। क्या लिखा है जी, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बकायदा एंगेजमेंट लेटर के अंदर उन्हें लिख के बताते हैं कि देखें ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पर्पस के लिए, जिस तरह ऑडिट डिटेल में करवाया जाता है उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इसका रिव्यू किया जा रहा है, डिटेल में हम भी चीजें नहीं देख रहे, तो आप भी इसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे रिव्यू करवा रहे हैं। आप इसे जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं कर सकते। एफ उसने कहा कि आपने एंगेजमेंट लेटर के अंदर एक स्टेटमेंट ऐड करनी है कि engagement is not an audit and that practitioner will not express an audit opinion on the financial statement। तो ऑडिटर साहब जो है यहाँ पे प्रैक्टिशनर जो है वो एक ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये क्लियरली एंगेजमेंट लेटर में आपने बताना है। अब आप ये देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें सेम हो रही हैं। वो कैसे, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट आपकी सेकंड स्टेप है, सेकंड प्रोसीजर जो आपने इसके अंदर लगाना है। उसने कहा जी प्रैक्टिशनर मटेरियलिटी डिटरमिन करेगा, प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग लेगा एंटिटी और इस एनवायरनमेंट की। ISA 315 जैसे हमने वहां पे भी पढ़ना है, लेकिन नाम हमने वहां से पढ़ लिया हुआ है। ये ISO 315 की बात यहीं पे कर रहा है। अगेन जब रिव्यू करना है तो आपने पहले मटेरियलिटी इसकी भी कोई सेट करनी है। In obtaining sufficient appropriate audit evidence, practitioners shall design and perform inquiry and analytical procedures। इंक्वायरी करनी है और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने हैं। ये जो नीचे प्रोसीजर्स की उसने डिटेल बताई कि जो आपने इंक्वायरीज करनी है वो किस किस चीज से रिलेटेड करनी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, मैनेजमेंट से पूछिए, अगेन रिलेटेड पार्टीज हैं आपकी, कोई रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन की हुई है आपने। ये जब आप पॉइंट्स देखेंगे एंड तक तो अगेन ये आपको चीजें रिपीट होती हुई नजर आएंगी। गोइंग कंसर्न ISA 570 जहां पे देखा, यहाँ पे रिव्यू करते हुए भी प्रैक्टिशनर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप रिव्यू भी इवन कर रहे हैं तो फिर तब अगेन फिर देखिए कि क्या एंटिटी इस काबिल है कि वो परफॉर्म कर सके टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है जी, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, मैं सवाल पे आ रही हूँ। ठीक है,
आज का जो हमने सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने डिस्कस करना है वो करेंगे। ये जो 1.4 से नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह ताला इस स्टैंडर्ड को कवर कर लेंगे। आपने यहाँ तक जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन तक सारा इसलिए करके आना है कि देखिए यूज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, जो हमने चैप्टर 12 देखा था ISA 610 और 620, यहाँ पे उसने वही बात की कि आप रिव्यू के अंदर भी अगर किसी का जो एक्सपर्ट को यूज करना चाहते हैं, इंटरनल ऑडिट को यूज करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना। 3 लाइनों में जैसे उसने चीजें बताई हुई हैं कि देखिए प्रोसीजर्स अब भी यहाँ पे वही हैं लेकिन डिटेल्ड नहीं होंगे। उतनी चीजों की गहराइयों में जाके आप उसका ऑडिट नहीं करेंगे, ऑडिट तो है ही नहीं है क्योंकि ये तो रिव्यू है। आप तो जस्ट 2 तरह के प्रोसीजर लगाएंगे, दैट इज इंक्वायरीज और एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन मैंने खुद आपको ऐड करवाया है क्योंकि ये भी जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उसका पार्ट ही होते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट अगेन 560, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है तो मैनेजमेंट से अगेन पूछ लें। रिटन रिप्रेजेंटेशन अगेन आपको रिव्यू करते हुए भी किसी से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से किसी मामले पे तो ले लीजिए। तो ये मोटे मोटे बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कर लें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा लें, रिव्यू कर लें, ठीक है, इंक्वायरीज कर लें, तो आपका जो ये ISRE कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रैक्टिशनर जो रिपोर्ट जो इशू करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा ये हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे और ये हमारा स्टैंडर्ड देखिए जी कंप्लीट हो जाएगा। बस डिटेल कोई चीज नहीं है इसके अंदर। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको जो 705 706 के अंदर मैंने आपको पहले 4 सवाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था, मैंने कहा था आप इसको अगेन देख लीजिएगा। मैंने आपको करवाने जी आज क्वेश्चन नंबर 2। तो सारे बच्चे मौजूद हैं, पढ़ के आए हैं सारे, पहले तो इस चीज को मुझे जरा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सब बच्चे करके आए हैं? हाँ जी, माजिद, अनीका, हारिस, नुमान, उसामा वहीद एंड उसामा बिन जावेद क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं? Yes, ma'am. ओके, चले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ग्रेट, आंसर भी इसका मतलब आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ आपने चीजें पकड़नी कैसे हैं। सवाल उसने पूछा कि यू आर द ऑडिट पार्टनर एट BLC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसिडरेशन। ओके, हम ऑडिट पार्टनर हैं, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है आपने, और ये जो नीचे मैटर्स हैं ये हमारे सामने रखे गए हैं, ये हमें कुछ नजर आए हैं जब हम ऑडिट कर रहे थे। हमने रिक्वायरमेंट जो सिचुएशन है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। हमें पता चल जाए कि हमने सिचुएशन पढ़ते हुए अपने दिमाग में कौन से स्टैंडर्ड्स रखने हैं। उसने कहा डिस्कस कीजिए हाउ यू वुड डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस। ओके, इसने 2 रिक्वायरमेंट पूछी है आपसे, एक सवाल के अंदर 2 रिक्वायरमेंट, तो गौर से देखना है। डिस्कस हाउ वुड यू डील विद ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, ये जो 2 आपके सामने सिचुएशन नजर आई हैं, आप इसको कैसे डील करेंगे। कैसे डील करने से मुराद ये है आप किस स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे। 700 के अंदर, 705 के अंदर, ये अभी आपको बताते हैं कि किस स्टैंडर्ड के अंदर आपने जाना है। सिचुएशन आपको कुछ की इंडिकेटर बताएंगे, वहां से आपने देख के खुद ही आइडिया लगाना है कि आपको 580 के अंदर जाके रिक्वायरमेंट वो मिलेगी। आपको जो इशू नजर आ रहा है यहाँ पे वो किस एक तो स्टैंडर्ड से रिलेट करता है, वो स्टैंडर्ड इस इशू इस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहता है, और फिर ऑडिटर साहब ने इस पे क्या प्रोसीजर लगाने हैं। ये जहां पे भी लिखा होगा ना हाउ वुड यू डील विद इट, आपने ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर अपने क्या प्रोसीजर लगाए, क्या करे ऑडिटर। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने से पहले जो है आपने सबसे पहले 3 स्टेप्स कर लेने हैं। मैं आपको 3 स्टेप्स आइडेंटिफाई कर देती हूँ। सबसे पहले आपने करनी है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मसला क्या है जो ना आपको नजर आ रहा है, तो ये कोई मसला है भी नहीं, ये मसला ऐसे मसला बनाया हुआ है, मसला है भी या नहीं। अगर वो मसला है तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं पता होता। क्योंकि अक्सर औकात करेक्ट ट्रीटमेंट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिल रहे होते हैं, IFRS से मिल रहे होते हैं,
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो FAR 2 नहीं पढ़ा उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जरा नॉलेज नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था ऑडिट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है, क्योंकि आप ऑडिट कोई सेपरेट तो नहीं कर रहे हैं, आप ऑडिट यही कर रहे हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IFRS बनी है कि नहीं बनी, और IFRS क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आपने देखना है ऑडिटर साहब अब क्या करें, ऑडिटर के प्रोसीजर, ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर उसने आपकी रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन देखी है, पूछी है, तो आपने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है। और सबसे पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से भी पहले एक अहम बात जिसको मैं कह लूं प्री कंडीशन, आप मटीरियलिटी चेक कर लीजिए कितनी है मटीरियलिटी। ये मैटर जो देखने जा रहे हैं ये मटेरियल है भी कि नहीं, बस ऐसी कहानियां लिखी हैं और आगे रिपोर्ट पे ना इसका कोई इम्पैक्ट आए, करेक्ट ट्रीटमेंट भी देख लें, चलो ठीक है इट्स फाइन, लेकिन क्या वो मटेरियल है भी कि नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड नाउ, इमटेरियल जो है कुछ एरर्स वो हम इग्नोर कर जाते हैं, अगर इन एग्रीगेट और इंडिविजुअल वो इमटेरियल हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं और अपनी रिपोर्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं लेते और अपने वो उस मैटर को इवन कंसीडर ही नहीं करते। चले मटीरियलिटी देखनी है। अब हमारे सामने ये 4 चीजें हैं, हमने पहले प्रॉब्लम देखनी है कि मसला क्या है, फिर देखना है कि अच्छा इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, फिर आपने देखना है कि हम क्या प्रोसीजर लगाएं फिर कि चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लग जाएं और हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की भी कंप्लाई कर लें, और फिर हम देखेंगे कि जो भी ऑडिटर काम करे मैनेजमेंट या तो एग्री करेगी या मैनेजमेंट डिसएग्री करेगी, तो हमें क्या करना है। अगर एग्री करती है तो जाहिर सी बात है चीजें बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट हमारी साफ सुथरी होगी, अनमोडिफाइड रिपोर्ट होगी, लेकिन फिर साथ एक और चीज देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा मैटर तो नहीं जिसका एम्फसिस मैटर डालना पड़े। ठीक है, 570 में तो नहीं कहीं जाना कि रिपोर्ट ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं कर रहे लेकिन आपको 706 के अंदर चले जाना पड़े, तो ये चीजें आपने देखनी है, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड शुरू में नहीं कराया गया, अब करा रही हूँ जब हमने पूरा स्टैंडर्ड, मैंने आपको पूरा चैप्टर 14 रिवाइज करा दिया हुआ है। ओके, अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नहीं कर रहे बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, लीव कर रहे हैं मीटिंग को। आई डोंट नो कि सवाल मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर आप पास हो सकते हैं सवालों की प्रैक्टिस किए बगैर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिचुएशन 1, artificial technologies has recognized an intangible asset of rupees 100 million in respect to development cost related to a software which AATL expects to market in future। अभी तक उसने कहा कि जो ATL कंपनी है उसने एक इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज किया है। इंटेंजिबल एसेट का नाम देखते ही कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आपके दिमाग में आता है? जो बच्चे FAR 2 पढ़ रहे हैं वो बताएं मुझे। IAS 38। इंटेंजिबल एसेट, इसका मतलब ये सवाल में मुझे जब जैसे मैंने इंटेंजिबल देखा तो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपको थोड़ा बहुत इंटेंजिबल एसेट का नॉलेज होना चाहिए। IAS 38 का अगर नॉलेज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या मैंने लगाना है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जब आपको यही नहीं पता आप मसला कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसने कहा कि जो कंपनी है उसने एक इंटेंजिबल एसेट बनाया, 100 मिलियन का एसेट रिकॉग्नाइज किया हुआ है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर in respect of development cost related to a software which ATL expect to market in future। उसने कहा कि एक इंटरनली जनरेटेड एसेट होता है, IAS 38 आपको बताता है, उसमें आप रिसर्च कॉस्ट होती है जो आपकी सारी की सारी एक्सपेंस आउट होती है, IAS 38 आपको बताता है। डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि सेकंड फेज होती है, वहां से आप एसेट की जितनी भी कॉस्ट आती है फर्दर उसको एक्सपेंस नहीं करते बल्कि उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिन्हें IAS 38 का नॉलेज है उन्हें आइडिया होगा इसका। तो उसमें उसने फर्दर ये भी लिखा है कि आप जो भी एसेट रिकॉग्नाइज करें इंटेंजिबल है उसमें कुछ 6 कंडीशन होनी चाहिए। वो ये है कि एक तो मार्केट में 6 कंडीशन में से मैं आपको 2-3 बता देती हूँ कि मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी कोई डिमांड ही नहीं होगी, मार्केट में सेल ही नहीं हो सकता, तो फिर आप उसे आज एसेट रिकॉग्नाइज मत करें।
ठीक है, आज उसे आप एसेट रिकग्नाइज मत करें। और अगर कॉस्ट आपकी रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो फिर आप एसेट रिकग्नाइज मत करें। फिर उसने कहा कि अगर आपके पास आगे उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतना पैसा ही नहीं है, फिजिबिलिटी मौजूद नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल, तो आप इस ये 6 कंडीशन उसने बताई IAS 38 में, वो मैं आपको आज या कल में नोट्स में कुछ थोड़ा बहुत आपको सेंड कर दिया करूंगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना आपको नॉलेज चाहिए ऑडिट के अंदर तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसने कहा जी कि ये कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसके बगैर आप इसको एसेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते एज एन इंटेंजिबल एसेट। यहाँ तक तो अभी उसने बताया कि कॉस्ट आप निकर की और आपको ये भी नजर आ रहा है कि मार्केट में आप इसको लेके जा सकते हैं, मार्केट में ये बिल्कुल इजीली बिक सकता है, सेल हो सकता है। इसका मतलब एक तो कंडीशन हमें नजर आ रही है, डेवलपमेंट कॉस्ट है तो सेकंड फेज में आप आ गए हैं, इसका मतलब ये भी ठीक है, 2 कंडीशंस पूरी हो गई। तीसरी, अब यहाँ पे आगे सिचुएशन पढ़ के पता लगा कि मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय एटीएल ने मार्केट रिसर्च की तो पता चला कि एक प्रोमिसिंग डिमांड है सॉफ्टवेयर, ओके, बड़ी डिमांड है मार्केट में इस प्रोडक्ट की, लेकिन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सॉफ्टवेयर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। लेकिन अभी तो 10 मिलियन 100 मिलियन लगा है इस पे, इस प्रोडक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट होने के लिए मजीद बड़े पैसे चाहिए, ठीक है। और वो कितने चाहिए, उसने कहा जी मजीद 50 मिलियन कम से कम चाहिए कि ये प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट हो सकेगा ये सॉफ्टवेयर, ओके। फिर कहा कि चूंकि एटीएल ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर ली अपनी एग्जिस्टिंग क्रेडिट लिमिट ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसको एक लोन लेने की कोई फैसिलिटी मिली हुई थी, उसने और भी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे सॉफ्टवेयर के अलावा, उसने जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो वहां पे यूटिलाइज कर ली है। इट इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन रेजिंग फाइनेंसिंग फॉर द अबव सॉफ्टवेयर। अब एटीएल को मसले मसाइल आ रहे हैं कि वो किस तरह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। अब वो कह रहा है कि एटीएल का ड्राफ्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने आपको दी है ऑडिट करने के लिए, वो उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो नजर आ रहा है वो 270 मिलियन का है। यहाँ से ये जो उसने बात आपको बताई 270 मिलियन, ये तो मटेरियलिटी चेक करने के लिए, अगर हम 100 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट देखें, 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 270 करें जरा, तो ये मटेरियल है कि नहीं है, ये तो हमें नजर आ रहा है, ये आई गेस 37% शो कर रहा है इसका, तो आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो ये मटेरियल है। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% ले लीजिए, मटेरियलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो मटेरियल होता है 5%, उससे नीचे आप समझिए कि ये मटेरियल नहीं है, तो ये 5% से तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कॉस्ट जो है ये है, मटेरियल तो है। अगर इसका कुछ ऐसा चीज आई कि मैनेजमेंट डिसएग्री करे आपके प्रोसीजर से, आपकी बताए हुए ट्रीटमेंट से, तो हो सकता है आपको रिपोर्ट पे भी इम्पैक्ट लेना पड़े। इसका जो सेकंड उसने आगे आपको बताया था रिक्वायरमेंट के अंदर, एंड द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के ऊपर भी मुझे इम्प्लीकेशन बताइए। हमारा ये सवाल कंप्लीट अभी नहीं हो सका, हम इसको इंशाल्लाह ताला कल कंप्लीट करेंगे यहीं से ही, क्योंकि एक एक सवाल पे जाहिर सी बात है 705 700 के 6 के सवाल ऐसे ही हैं कि इस पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हमने साथ साथ सिलेबस भी करना है और ये सवाल भी करते रहेंगे। जिन बच्चों ने आज नहीं किया था वो इसको दोबारा से पढ़ाइएगा, इसको याद कराइएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये सिचुएशन आपके पेपर में जब आती है तो ये अनसीन क्वेश्चन होगा, तो बिल्कुल आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये किस स्टैंडर्ड में से आया है। तो आपने किस तरह चीजों को आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रोसीजर लगाने हैं, क्या लिखना है उसके अंदर, क्या आपकी तरतीब होगी, उस सवाल को पकड़ना कैसे है, वो आपको बताऊंगी। चीजें याद अगेन आपने करनी है, याद करने के लिए कुछ थोड़ी मेथोडोलॉजी है वो जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, मैं अभी के लिए तो मीटिंग एंड कर रही हूँ।